हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हमारा चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट। और हमने अभी तक सॉलिड स्टेट में टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड के बारे में डिस्कस किया। और क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, ये सभी मेटालिक सॉलिड, ये 4 तरह के अपने सॉलिड थे। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, क्रिस्टल सिस्टम को लेकर कि यहाँ क्या किया गया। एक एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड। और एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड से ये पता चला कि हमारे पास इनफाइनाइट क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट क्रिस्टल की 7 तरह की ही अरेंजमेंट्स पाई गई। तो ये जो अरेंजमेंट है इसे बोलते हैं 7 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट मिली, जो क्रिस्टल की अरेंजमेंट आपको हम बताएंगे, ठीक है। और ये जो 7 तरह की अरेंजमेंट है, तो बच्चों अभी के लिए आपको याद करना पड़ेगा CTOR HMT, ये आपको बात याद करनी है। C का मतलब ये क्यूबिक अरेंजमेंट, T का मतलब टेट्रागोनल, और T का मतलब क्या है यहाँ पर, टेट्रागोनल। O का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। R का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट रोम्बोहेड्रल। M का मतलब है, H का मतलब है बच्चों यहाँ पर हेक्सागोनल। M का मतलब है मोनोक्लिनिक। स्टूडेंट्स ये अरेंजमेंट तो है, ये आप अगर अरेंजमेंट देखना चाहते हैं तो NCERT की बुक में बहुत बढ़िया डायग्राम और 3D में दे रखे हैं, आप वहाँ जाकर इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो ये 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम की अरेंजमेंट होती है। किसी भी क्रिस्टल की जो अरेंजमेंट है, इन 7 में से कोई एक ही अरेंजमेंट होगी। तो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन से पता चला। और आप खुद सोचिए, अगर एक क्रिस्टल होगा तो उस क्रिस्टल की जो एटम की रिपीटिशन है वो जो 3 डायमेंशनल होगी। तो आज हम इससे रिलेटेड ही बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक यूनिट सेल की। तो बच्चों ये यूनिट सेल क्या होता है? बच्चों यहाँ पर यूनिट सेल, और इससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ, क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं। क्रिस्टल लैटिस, ये क्रिस्टल लैटिस क्या होता है बच्चों? सबसे पहले तो लैटिस देखो, लैटिस क्या होता है। लैटिस का मतलब होता है फिक्स पोजीशन। फिक्स पोजीशन किसकी? पार्टिकल की। कहाँ पर? क्रिस्टल के अंदर। या स्पेस लैटिस भी बोला जाता है कि फिक्स पोजीशन पार्टिकल की स्पेस के अंदर। ये क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है? मान लो एक क्रिस्टल है और वो क्यूबिकल शेप में है। उसकी शेप कैसी है? क्यूबिकल शेप है या क्यूबॉइडल शेप है। तो अगर मान लो एक क्यूब है तो ये कॉर्नर्स कितने हैं इसके? 8 कॉर्नर्स हैं। तो मान लो कि 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, या तो ये एटम होंगे या आयंस हैं या फिर ये मोल, कुछ भी हो सकते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस का मतलब कि, लैटिस का मतलब अभी आपको बताया बच्चों, फिक्स पोजीशन। फिक्स पोजीशन किसकी? पार्टिकल्स की। फिक्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल, मतलब ये इस क्यूब में 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर पे पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स है। तो फिक्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल को क्या बोलते हैं? लैटिस। लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं। तो फिक्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल किसके अंदर? क्रिस्टल के अंदर। इन क्रिस्टल, उसे क्या बोलेंगे? इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। उसे बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। तो ये बच्चों आपको बात याद रखनी है। तो ये बात बच्चों आपको याद रखनी है। तो ये जो क्रिस्टल लैटिस है, ये एक क्रिस्टल ही नहीं, इनफाइनाइट क्रिस्टल इसके साथ रिपीट होते हैं। इसके, अगर मैं बोलूँ इस क्यूब की, जिस कमरे में आप बैठे हैं, इस कमरे को आप क्यूब मान लीजिए, इस रूम को आप क्यूब मान लें, इसकी 6 फेसेस हैं। इसका मतलब इसकी हर एक एक्सिस के अलोंग हमेशा क्यूब की ही रिपीटिशन होगी। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये क्यूब होंगे, ठीक है। तो उसमें से अब हमने बात करनी है यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पोर्शन, स्मॉलेस्ट
पोर्शन, स्मॉलेस्ट पोर्शन किसका बच्चे? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस 3 डायमेंशनल स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है किसका? क्रिस्टल का। किसी क्रिस्टल का छोटा सा पोर्शन उसे यूनिट सेल बोलते हैं। अब ये जो यूनिट सेल होता है ना बच्चों, ये 3 डायमेंशनल होता है, 3D होता है। मतलब 3D का मतलब क्या कि इसकी 3 एक्सिस होंगी। तो इस तरीके से एक एक्सिस होगी एक्स एक्सिस, दूसरी एक्सिस होगी वाई एक्सिस, तीसरी एक्सिस होगी जेड एक्सिस। अब यहाँ पर एक इंटरसेप्ट ले ले, एक डिस्टेंस ले ले एक्स एक्सिस पे, ये डिस्टेंस ले लिया, ये इंटरसेप्ट ले लिया वाई एक्सिस पे, ये इंटरसेप्ट ले लिया जेड एक्सिस पे। मान लो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इस एक्सिस को बोल दिया ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को बोल दिया बी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस को बोल दिया सी। ठीक है, तो ये 3 एक्सिस होती हैं अपने पास। मान लो ए और बी, ये जो इंटरसेप्ट एक्स और वाई एक्सिस पे, इसके बीच में एंगल अल्फा, ये एंगल को बोल दिया बीटा, और इस एंगल को बोल दिया गामा। तो ये इंटरएक्सियल एंगल है। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल बन रहा है अल्फा, वाई और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है बीटा, और एक्स और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है गामा। तो इसका मतलब इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे हम यूनिट सेल के ये पैरामीटर्स हैं। तो ये पैरामीटर 6 पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से? 3 तो बच्चे हो गई एक्सिस। एक्सिस कौन सी होगी? एक आपकी ए, एक बी, सी। ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, ये वाई एक्सिस पे, और ये जेड एक्सिस पे, जिसे आप ए बी सी डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। और 3 हो गए आपके एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल बच्चे कौन से? एक अल्फा, एक बीटा, और तीसरा गामा। तो ये 6 पैरामीटर हैं। यूनिट सेल पैरामीटर भी बोलते हैं और यूनिट सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो अगर हम एक यूनिट सेल की बात करें, यूनिट सेल किस तरीके का होता है, देखिए दोबारा से हम बात करते हैं। जेड एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस होगी। तो मान लीजिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यूनिट सेल स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमने एक क्यूब बना दिया यहाँ पर इस तरीके का। तो ये हमारे पास एक यूनिट सेल है जिसका ये ओरिजिन है, जिसके ये एक्सिस ए है, ये बी है, ये सी है। और ये बच्चे है क्या? ये एक क्यूब है। ये क्या है? एक क्यूब है जिसकी 3 एक्सिस है, 3 एंगल है। ये अल्फा, ये बीटा, और ये वाला एंगल कौन सा है? गामा। अगर हम इसे यूनिट सेल बोल रहे हैं, एक छोटा सा पोर्शन है, एक छोटा सा क्रिस्टल है क्यूबिकल फॉर्म में, जिसे यूनिट सेल बोला है, जिसके 6 पैरामीटर हैं, तो इसे क्रिस्टल लैटिस कब बोलेंगे बच्चों? अगर हम इसकी अरेंजमेंट वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, जेड एक्सिस में करें। जिस तरीके से ये क्यूब एक्स वाई एक्सिस में किस तरीके से चलेगा? ये कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये वाई एक्सिस में जा रहा है, और ऊपर भी कुछ इस तरीके से जेड एक्सिस में भी इस तरीके से। स्टूडेंट, ये वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में और एक्स एक्सिस में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसके साथ क्यूब जोड़ सकते हैं। लेकिन एक छोटे से पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को जो हमने इस ओरिजिन पे बनाया था, इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया यूनिट सेल। इसी तरीके से यूनिट सेल, जैसे आपके साथ पास कितने सिस्टम है? 7 सिस्टम है ना। क्यूबिकल यूनिट सेल भी हो सकता है, टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। मतलब इन ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल की अरेंजमेंट है। इस क्रिस्टल के अरेंजमेंट के छोटे से पोर्शन को बोला जाएगा यूनिट सेल, और वो इन 7 में से सभी के यूनिट सेल पॉसिबल हैं। तो ये बच्चों हम आपको बताना था। तो ये कैसा यूनिट सेल है? क्यूबिकल यूनिट सेल। अच्छा, अगर हम क्यूब की बात करें, तो आप जिस रूम में बैठे हैं, तो अब क्यूब की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं? देख लें, देयर आर 8 कॉर्नर्स। टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स इन अ क्यूब, या ठीक है, या फिर इन अ यूनिट सेल। तो अगर आप जिस रूम में बैठे हैं, अगर आप देखें 8 कॉर्नर है। 8 कॉर्नर किस तरीके से हैं? देखो, जैसे कि ये एक रूम के ऊपर वाला फेस है, ऊपर वाला फेस है, ये कॉर्नर है। जिस रूम में बैठे हैं, कोई भी कॉर्नर देख लें, तो क्या इस रूम के साथ ये ऊपर वाली फेस दूसरे रूम की जुड़ रही है, और इसी कॉर्नर के साथ इस तीसरे फेस जुड़ रही है तीसरे रूम की, इसी कॉर्नर के साथ एक और फेस जुड़ रही है। तो ये 4 रूम है, 4 मतलब क्यूब है। ये अलग क्यूब है, ये अलग क्यूब है, ये अलग क्यूब के ऊपर की फेस है, ये ऐसे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर ये एक कॉर्नर ये 4 रूम में आ रहा है, तो जैसे 4 क्यूब है नीचे, ऐसे इसके ऊपर 4 क्यूब और होंगे। तो इसका मतलब एक कॉर्नर जो होता है ना, वो 8 रूम्स में, मतलब 8 क्यूब्स में कॉमन होता है।
ये बात आपको याद रखनी है। 8 तो कॉर्नर होते हैं क्यूब में, बट जो कॉर्नर है इज कॉमन कितने क्यूब्स में? 8 क्यूब्स में। एक कॉर्नर 8 क्यूब में कॉमन है। या तो इस तरीके से आपको ये बात याद रखनी है। तो मान लीजिए कि अगर 8 कॉर्नर है तो 8 एटम है एक रूम में। अगर एक रूम में कॉर्नर्स पे 8 एटम है और एक एटम 8 क्यूब में आ रहा है, तो एक एटम की जो कॉर्नर में पड़ा हुआ है उसकी कंट्रीब्यूशन अपने क्यूब में कितनी होगी? मतलब अगर ये कॉर्नर 4 तो ये और 4 ऊपर वाले रूम में आ रहा है, तो इसकी अपने यूनिट सेल में कितनी कंट्रीब्यूशन होगी? 1/8। जैसे कि ये देखिए, ये कॉर्नर वाला एटम है, ये बच्चों 8 क्यूब में कॉमन है। 8 क्यूब में कॉमन है, तो इसकी अपने क्यूब में जो यूनिट सेल है, इसे यूनिट सेल बोलते हैं एक छोटे से पोर्शन को, तो इस कॉर्नर वाले एटम की अपने यूनिट सेल में कितनी कंट्रीब्यूशन होगी? 1/8। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम, या कॉर्नर पे जो एटम है, एटम ही प्लेस किए जाते हैं इन अ क्यूब, किसके इक्वल होगी? 1/8 के। अच्छा, ये तो बच्चों ये क्यूब का पहली बात होगी कॉर्नर्स की। अब क्यूब की फेसेस कितनी होती है? 6 फेसेस होती हैं। तो देयर आर 6 फेसेस इन क्यूब। 6 फेसेस होती है क्यूब में, और एक फेस 2 क्यूब में कॉमन होती है। ये आप बात ध्यान रखिएगा। जिस रूम में आप बैठे हैं उसमें किसी एक फेस को देखें, तो ये जो फेस है एक तो आपके रूम में और एक इसके साथ वाले रूम में है, तो एक फेस कितने कॉमन में, कितने क्यूब में कॉमन है? 2 में। ठीक है, तो देयर आर 6 फेसेस इन क्यूब एंड 1 फेस इज कॉमन इन 2 क्यूब। 2 क्यूब मतलब 2 यूनिट सेल, क्यूब इज ए यूनिट सेल। तो कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई? मान लो फेस की कंट्रीब्यूशन कितनी है? कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस कितनी हो गई बच्चों? तो मान लो फेस पे एक, इस क्यूब के फेस पे एक एटम है, ये फेसिस है, 6 फेसिस होती हैं, एक ये रही, 2 दूसरी ये रही, 3 4 5 और पीछे वाली 6। तो जो फेस की कंट्रीब्यूशन होती है वो कितनी होती है? 1/2। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो फेस की कंट्रीब्यूशन होगी स्टूडेंट्स, वो कितनी होगी? 1/2। जो फेस पे एटम प्रेजेंट है वो 2 क्यूब में कॉमन होता है। और एक बात कि अगर आप एक क्यूब लेते हैं, अगर आपने एक क्यूब ड्रॉ किया, तो इस क्यूब में कितनी एजेस हैं? तो एजेस कितनी होती हैं ये देखें कि यहाँ पर 4 एज तो ऊपर वाली होगी, 4 एज नीचे वाली होगी, 8, 2 ये हैं और 2 ये, तो टोटल कितनी एजेस हैं? 12 एजेस हैं। तो देयर आर 12 एजेस इन अ क्यूब। तो ये बात याद रखना। और एक एज बच्चों 4 क्यूब में कॉमन होती है। आप अपने रूम में देख सकते हैं, 3D होता है। तो एक एज कितने रूम में कॉमन है? 4 रूम में। तो मतलब एक एज की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है अपने क्यूब के अंदर? 1/4। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये बच्चों यूनिट सेल की हमने बात करी कि यूनिट सेल एक 3 डायमेंशनल पोर्शन है जिसके अंदर 6 पैरामीटर्स होते हैं। तो यूनिट सेल क्यूबिकल भी हो सकता है, टेट्रागोनल भी हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, मोनोक्लिनिक भी, ट्राइक्लिनिक भी। तो हमें क्यूबिकल यूनिट सेल के बारे में ज़्यादा पढ़ना था, हमने क्यूब की बात करी। 8 कॉर्नर होते हैं और 6 फेसेस होती हैं और 12 एजेस होती हैं। तो ये बच्चों हमने बात किया। अब हम आगे चलते हैं और आगे क्या डिस्कस करते हैं? यूनिट सेल और उसके टाइप्स। यूनिट सेल, ठीक है, एंड टाइप्स। हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ना है मेन, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ना है तो 2 तरह के टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और जिसे आप बोलते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। दूसरा बच्चा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे बच्चों ये सेंटर्ड यूनिट सेल आपके 3 तरह के हैं। पहला है बॉडी
सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे आप बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। दूसरा बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC बोलते हैं। तीसरा बच्चों एंड सेंटर्ड क्यूबिक या एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और इसे CCP भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये बच्चों बात याद रखनी है आपको। अब इसमें फ़र्क क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल उसे बोलेंगे जब आपके पास एक ये क्यूबिकल यूनिट सेल है और इसके अंदर एटम जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट हो, ओनली ऑन सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो। और यहाँ ये कॉर्नर्स के एटम बच्चों हम इस तरीके से मैं रख रहा हूँ, लेकिन कॉर्नर के 8 एटम आठों के आठों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि ये आठों कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन यहाँ पर टच करते हुए दिखाई नहीं दिए गए, लेकिन एक्चुअली ये आठों के आठों कॉर्नर एटम एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कैसा होता है? तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ऐसा होता है कि इसमें 8 तो कॉर्नर्स पे होंगे ही होंगे, कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ के साथ बॉडी के सेंटर में, जहां आप जिस रूम में बैठे हैं इसका जो बिल्कुल बॉडी का सेंटर है वहां पर एक एटम पड़ा होगा। जैसे कि ये एक बॉडी सेंटर के अंदर एटम पड़ा हुआ है, और ये बॉडी सेंटर का जो एटम है ये आठों कॉर्नर के एटम को टच करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। इस केस में कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बॉडी के सेंटर वाला आठों कॉर्नर एटम को टच करेगा। FCC की अगर मैं बात करूं तो FCC में स्टूडेंट क्या होता है कि FCC के अंदर यहाँ पर 6 फेसिस हैं। इसका मतलब आपके कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होंगे ही होंगे, लेकिन कॉर्नर वाले अब एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अब इसकी फेसिस कितनी है बच्चों? कॉर्नर पे तो एटम है ही है, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, लेकिन 6 फेसिस हैं, तो 6 फेसिस के फेस के बिल्कुल सेंटर पे एटम होगा। ये इधर वाली फेस है, इसकी फेस, इस फेस के सेंटर पे ये दूसरी फेस होगी, ये पीछे वाली फेस के बिल्कुल सेंटर पे ये तीसरी फेस हो गई, आगे वाली फेस के सेंटर पे चौथी फेस होगी, ये साइड वाली फेस के सेंटर पे ये 5वीं फेस होगी, और ये नीचे वाली फेस के सेंटर पे ये 6ठी फेस होगी। तो 6 फेसिस होती हैं और 6 फेसिस पे एटम है, मतलब टोटल 8 तो कॉर्नर्स पे पड़े हुए हैं एटम और 6 फेसिस पे एटम पड़े हुए हैं, तो टोटल एटम कितने हो गए? 14 एटम्स हो गए। इसका मतलब अगर ये कॉर्नर और फेसिस की पोजीशन फिक्स है, 14 एटम की पोजीशन फिक्स है, तो आप बोल सकते हो 14 लैटिस पॉइंट है FCC के अंदर। कितने लैटिस पॉइंट है? लैटिस पॉइंट बताया था फिक्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ऐसे ही 8 कॉर्नर पे है, कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच नहीं करते, और एक बॉडी के सेंटर पे है, तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने हो गए यहाँ पर? 9 लैटिस पॉइंट हो गए। इसी तरह 8 लैटिस पॉइंट SCC में हुए। SCC का मतलब जब एटम सिर्फ कॉर्नर पे ही है। एंड सेंटर्ड क्या होता है बच्चों? सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल उसे बोलते हैं जब जो एटम है वो क्रिस्टल के अपोजिट फेसिस पे प्रेजेंट हो। कहाँ? अपोजिट फेस एंड पे, फेसिस पे या अपोजिट एंड्स पे प्रेजेंट हो। एंड हमने मेन डिस्कस कौन से करना है बच्चों? एक तो SCC, एक BCC और एक CCP या फिर FCC। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों आप इतना ही रीड करें।